एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा था, लेकिन ये चैप्टर हमारा पोस्ट मौर्य का है, यानी मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया था 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था, तो उसके बाद भारत में क्या क्या चेंजेस आए थे इसकी जानकारी हमें इस चैप्टर से और नेक्स्ट चैप्टर से मिलती है। तो लगभग 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया था, तो उसके स्थान पर, उसकी जगह पर कई नए नए राज्य का उदय हुआ था। जैसे कि हमने मौर्य साम्राज्य में देखा था कि साम्राज्य कितना बड़ा था और बहुत से क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर रखा था, जैसे तक्षशिला, उज्जैन, ये सारी, और मगध, पाटलिपुत्र। लेकिन इस टाइम पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं का शासन हुआ, अलग अलग वंश हुए, जैसे हिंद, यवन आए, कुषाण आए, शक आए, सातवाहन आए, तो अलग अलग राज्यों का उदय हुआ। तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, इस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, गांव कैसे थे, शहर कैसे थे, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर से पता चलती हैं। जैसा पहला टॉपिक है लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। तो इस टाइम पे लोहे का जो, आजकल तो हम लोहे का जो यूज़ है ये बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन इस उपमहाद्वीप में जो लोहे का इस्तेमाल है वो 3000 साल पहले हुआ था और उसके टूल्स कुछ ऐसे थे। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जैसा कि हमने लास्ट के चैप्टर्स में देखा था, महापाषाण वाला जो चैप्टर था, उस कब्र में हमें लोहे के औजार और हथियार बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 साल पहले लोहे के औजार के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिला है। तो हमें 2500 साल पहले पता चला है कि लोहे की कितनी ज़्यादा यूज़ होने लगी थी। जैसे खेती में हमने देखा था वो हल वगैरह में इस्तेमाल होने लगा था, और रोज़ की ज़िंदगी में लोग इसे इस्तेमाल करने लगे थे। इनमें जंगलों को साफ़ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। तो लोहे की चीज़ों का वो कैसे इस्तेमाल करते थे, तो कुल्हाड़ी के रूप में भी करते थे, इसके अलावा जुताई के लिए भी करते थे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। लोगों ने कृषि का उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके लिए क्या क्या कदम उठाए थे, तो कृषि, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। तो एक अच्छा गांव, एक समृद्ध गांव के लिए ज़रूरी था कि वहाँ पर कृषि अच्छी रहे। ठीक है, तो समृद्ध गांवों के बिना राजा तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह से सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए तालाब, नहरें, कुएं तथा कृत्रिम जलाशय से बनाए गए। तो टूल्स तो विकसित हो ही रहे थे, उसके साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था भी इस टाइम पे शुरू हो गई थी, और सिंचाई के लिए लोग तालाब, नहरें, कुएं और जो आर्टिफिशियल जलाशय होते हैं उसका इस्तेमाल करने लगे। गांव में कौन रहते थे? अब गांव और शहर की अगर हम बात करें कि गांव में कैसे लोग रहते थे, इसके अलावा शहरों में कैसे लोग रहते थे, तो सबसे पहले गांव। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो उपमहाद्वीप के दक्षिण और उत्तरी वाले जो हिस्से थे, वहाँ पर 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेलला, जो बड़े भूस्वामी होते हैं यानी जिनके पास ज़्यादा भूमि होती है, उन्हें वेलला कहा जाता था। और साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था। जैसे कि जिनके पास मतलब नॉर्मल से हल वगैरह चलाने वाले जो लोग होते थे उन्हें उड़वार, और भूमिहीन मजदूर दास, कैडिसियार और अदमई कहलाते थे। ठीक है, तो जो बड़े स्वामी थे उन्हें वेलला कहा जाता था, और जो साधारण से हलवाहे थे, जो हल वगैरह चलाते थे, उन्हें उड़वार कहा जाता था। और जो मजदूर वगैरह थे और भूमिहीन मजदूर थे स्पेशली, यानी जिनके पास कोई भूमि नहीं थी, उन्हें दास, कैडिसियार और अदीमई कहा जाता था। तो ये हम दक्षिणी और उत्तरी हिस्से की बात कर रहे हैं। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, और जो उत्तरी हिस्सा था वहाँ का जो ग्राम का प्रधान होता था, गांव का जो मुखिया होता था, उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। तो ग्राम भोजक के पद पर एक ही फैमिली के लोग बने रहते थे। जैसे वंश में राजा बने रहते हैं एक के बाद एक, उसी तरह से ग्राम भोजक में भी फैमिली के मेंबर एक के बाद एक बने रहते थे। तो यानी कि आनुवांशिक
था, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे भूस्वामी होता था और वो पूरे गांव का भूस्वामी माना जाता था। साधारण उनकी ज़मीन के दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम देते थे और वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता था जो ग्राम भोजक होता था। तो जो राजा होते थे उन्हीं लोगों को कर वसूलने का काम देते थे। यह न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे और कभी कभी ये मतलब ऑर्डर्स देने का या फिर लोगों की सुनवाई करने का, इसके अलावा पुलिस का काम, इस तरह के भी जो काम होते थे वो ग्राम भोजकों के द्वारा किए जाते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था और जो अन्य कृषक थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। ठीक है, ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। तो गांव में कई तरह के लोग होते थे। ठीक है, कुछ के पास मतलब बड़ी संख्या में खेती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी खेत नहीं है, कुछ हल चलाने वाले हैं, तो कुछ ऐसे भी थे जिनके पास थोड़ी बहुत खेती हुआ करती थी, छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वो दूसरों की ज़मीन पर जाकर काम करते थे। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी होती थी। तो जो लोग दूसरों की ज़मीन पर काम करके जीविका चलाते थे वो दास कर्मकार थे। ठीक है, अधिकांश गाँवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। तो एक गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार यानी हर तरह के लोग एक गांव में मिलते थे, इसीलिए इसे समृद्ध गांव कहा गया। ओके, नगर क्या कहती है? कहानियाँ, यात्रा, वितरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। जातक कहानियाँ वह कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। तो हमें नगरों के बारे में अक्सर जातक कहानियों से पता चलता है। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया तथा इसी के साथ प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है। तो जो बौद्ध भिक्षु थे, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो उन्होंने बहुत सी कहानियों का संकलन किया था। इसके अलावा और भी कई स्रोत हैं जिनसे नगरों के बारे में पता चलता है। शहरों में या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। तो जो शहरों और गांव में या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी जो घटनाएं होती थी, तो मूर्तिकार बड़े अच्छे ढंग से उसकी मूर्तियां बना देते थे या फिर मतलब ऐसे पिलर पे उसे स्थापित कर दिया जाता था। इन मूर्तियों के ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। ठीक है, तो जहाँ पर भी लोग आते जाते थे तो पिलर्स पर इसे मतलब उकेरा जाता था। अनेक शहरों में वल्लैकूप मिले हैं। यह वल्लैकूप गुसलखानों, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वल्लैकूप लोगों के घरों में होते थे। तो बहुत सी जगहों पर वल्लैकूप भी मिले हैं जिनका यूज़ था गुसलखानों में नाली या कूड़ेदान के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था और बहुत सारे ये घरों में भी मिले हैं। वह लोग बाज़ारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। तो लोगों के घर के अवशेष बहुत कम मिले हैं क्योंकि उनके जो घर होते थे वो लकड़ी से, ईंट से या कच्ची ईंटों से बने होते थे, तो शायद वो मतलब ना बचे हों, वो ना टिक पाए हों, तो इसीलिए घर के अवशेष बहुत कम मिले हैं। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविक तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। तो हमें शहरों के बारे में नाविक और यात्री जो आया करते थे उनसे भी पता चलता है, उन्होंने जो विवरण दिया है उससे भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में लिखा। तो एक अज्ञात यूनानी था, तो वो जहाँ जहाँ भी गया था, जिन जिन क्षेत्रों में गया था, उसने वहाँ की पूरी जानकारी लिखी है। तो उससे पता चला है कि ये शहर है या ये गाँव है, इस तरह का। सिक्के, पुरातत्वविदों को इस युग के हज़ारों सिक्के मिले हैं। तो पोस्ट मौर्य के बहुत से सिक्के भी मिले हैं जिससे उनकी जानकारी मिलती है। सबसे पुरानी आहत सिक्के जो करीब 500 साल पहले चांदी या सोने के सिक्के पर भिन्न भिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था, क्योंकि ये जो सिक्के होते थे इन्हें आहत करके बनाया जाता था, यानी इनके ऊपर कुछ मतलब फिगर्स डाल दी जाती थी और ये ज़्यादातर या तो मतलब आयतकार के आकार के होते थे या वर्गाकार होते थे, यानी गोल हुआ करते थे। और इन सिक्कों पे ना कुछ लिखा नहीं जाता था, इन पर कुछ चिन्ह होते थे, मतलब किसी तरह के चिन्ह होते थे, उनका ठप्पा लगा दिया जाता था, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा
जाता है, जैसे कि इसमें सिक्के पे भी पता चल रहा है कि इसमें कुछ मतलब ठप्पे लगाए गए हैं। नगर अन्य गतिविधियों का केंद्र, तो जो नगर होते थे वहाँ पर और भी गतिविधियाँ होती थी और कई तरह के काम होते थे। जैसे अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। मथुरा जो 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर, जैसा कि मथुरा है हमारा, तो वो 2500 साल पहले से ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब नगर में से एक माना जाता है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। यहाँ पर आने जाने का ये मतलब रास्ते में भी पड़ता था, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं इसमें। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। तो इस रास्ते मतलब मथुरा के सहारे होके लोग मतलब अलग अलग जगहों पर जाते थे। एक रास्ता जो था मथुरा की ओर से जाने वाला वो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, तो मथुरा जो शहर था उसके चारों ओर किलेबंदी थी उसकी सुरक्षा के लिए। इसमें अनेक मंदिर के आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे, और यहाँ पे मंदिर के आसपास जो किसान और पशुपालक थे वो शहर में जो भी लोग रहते थे उनके लिए मतलब भोजन जुटाते थे, इस तरह का काम करते थे। इसके अलावा जो मथुरा था वो बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का भी केंद्र था। यहाँ पर एक से एक मूर्ति बनाई जाती थी, तो ये तभी से बहुत फेमस है, आज तक फेमस है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। 2000 साल पहले जो मथुरा था वो कुषाण जो वंश थे जो पोस्ट मॉडर्न के बाद आए थे उनकी ये राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा जहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो मथुरा में मतलब बौद्ध विहार भी रहे, जैन मंदिर भी रहे और कृष्ण भक्ति का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र माना जाता है। यहाँ पे कृष्ण जी की बहुत ज़्यादा भक्ति होती है। मथुरा में प्रशस्त खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं उसमें स्त्री और पुरुष जो भी दान किया करते थे मठों या मंदिरों में उसका विवरण भी मिला है, उसका उल्लेख भी मिला है। शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारिक तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे, और जो दान करने वाले लोग थे वो राजा रानी होते थे या फिर अधिकारी थे, व्यापारिक थे, शिल्पकार थे। इस प्रकार के जो लोग थे वो लोग दान किया करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। तो मथुरा एक मतलब अच्छा खासा व्यापारिक केंद्र था जहाँ पर कई तरह के काम होते थे। जैसे वहाँ पर अभिलेख और अभिलेखों का भी काम होता था, सुनार भी पाए गए हैं। इसके अलावा जो लोहार का काम करते हैं वो भी, टोकरी बुनने वाले, माला बुनने वाले या फिर जो इत्र का काम करते हैं, ऐसे कई तरह के लोगों का उल्लेख मिलता है। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। तो पुरास्थलों से हमें शिल्पों के नमूने भी मिले हैं। इनमें मिट्टी के बने हुए पतले पतले और सुंदर सुंदर बर्तन मिले हैं। जैसे हमें पहले भी जो पहले का पाषाण काल था उसमें भी मिले थे, हड़प्पा के आते आते उस टाइम पे भी मिले थे। तो उससे ये थोड़े अलग होते थे क्योंकि ये पतले और सुंदर होते थे, और इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये उत्तर की साइड से मिले थे। इसके अलावा कपड़ों के उत्पादन भी इस टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै एक प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै, ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट केंद्र बन गया था जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही काम किया करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। तो जो भी शिल्पकार और व्यापारी होते थे उन्होंने अपनी यूनियन बनानी शुरू कर दी थी जिन्हें श्रेणी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपना एक मतलब ग्रुप बनाना शुरू कर दिया था। शिल्पकार की श्रेणियों का काम, ये लोग जो शिल्पकार होते थे उनकी श्रेणियाँ जो होती थी वो क्या क्या काम करती थी, तो वो प्रशिक्षण देने का यानी ट्रेनिंग देने का काम करती थी, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विवरण करना,
था जो कि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। तो इस तरह के सारे काम मतलब एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से सारा काम किया जाने लगा था। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। तो जो शिल्पकारों की श्रेणियाँ बनने लगी थी वो लोग बैंकों के रूप में भी काम करते थे। लोग जाते थे और उनको पैसा देते थे और ज़्यादातर लोग इसे निवेश जो करते थे वो लाभ के लिए कि आने वाले टाइम में हमें इससे फ़ायदा मिलेगा। और कभी कभी कुछ जो पैसे होते थे वो मठों आदि धार्मिक संस्थानों को भी दिए जाते थे। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू का। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बनाए ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। तो ये जगह थी जिसको पतन के रूप में देखा जाता है और यहाँ पर जहाज़ों से सामान मतलब यहाँ पे ही जहाज़ों से जो सामान आता जाता था उसको रखा जाता था। और यहाँ पर एक गोदाम भी मतलब मिला है, ईंटों से बनाया ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ पर सामान रखे जाते होंगे। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इन्हें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं जिनमें शायद शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते हों। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो दोनों साइड से पकड़ने के लिए कुछ बर्तन टाइप का हुआ करता था और यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो इसे मोहर लगे जो सांचे होते थे उस पर जो चिकनी मिट्टी होती थी गीली उसको दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वह यहीं बनाए जाते थे। और कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनके डिज़ाइन शायद रोम के थे लेकिन उनको बनाया इधर ही जाता था। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों को रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जैसे रंगाई वगैरह के काम की चीज़ें मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें, उसके अलावा बहुमूल्य पत्थरों के जो मनके होते थे, ज्वेलरीज वगैरह भी बहुत मिली हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।